अभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का 18 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। हाउस मैटर्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत में डेमोक्रेसी के ऊपर जो बहस चल रही है पार्लियामेंट में, उस चीज़ पे। जनरली पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम नहीं लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है, इसलिए इस आर्टिकल को अपने डिस्कशन के लिए ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अपना क्विज़ देख लो जल्दी से। आर्टिकल को पढ़ते हुए बहुत सारे ग्रामर वोकैब के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 3 से लेकर के 7 नंबर क्वेश्चंस तक वही हैं। आपको इन क्वेश्चंस पे इन रूल्स को अप्लाई करना है। ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। जिसने अच्छे से आर्टिकल पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी हाउस मैटर्स। देखिए, मैटर का मतलब है मामला और हाउस का मतलब है घर। कह रहा है जी घर का मामला है या घर के मामले हैं, हमारे इंटरनल डेमोक्रेटिक जो है मामले हैं। दूसरा हाउस का मतलब होता है जी लोअर या अपर हाउस, हमारी पार्लियामेंट का। अभी लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में बजट का सेशन चल रहा है, उसमें जो मैटर्स चल रहे हैं उनकी बात भी कर रहा है। तो दोनों ही तरीके से मामला जो है बन गया। हमारे लोकसभा में, हमारे लोअर हाउस में हमारे घर को लेकर के कुछ मामले चल रहे हैं। अब देखिए कौन से मामले हैं ये। कह रहे दी ऑन द लॉग जाम इन पार्लियामेंट। बात की जा रही है लॉग जाम की पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट आप समझ गए। लॉग जाम क्या होता है? लॉग जाम का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध ये वर्ड तोड़ के ब्रेक करके समझा देता हूँ। ये है नदी, ये जैसे इसमें बह रहा है पानी, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पेड़ था, वो पेड़ टूट गया और उसका एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आ गया, ऐसे इस नदी के साथ साथ बहता जा रहा है। लेकिन कभी कभी वो टुकड़ा मुड़ करके इस तरीके से फंस जाता है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? छोटी सी नदी या नाला है, उसमें टुकड़ा जो है लकड़ी का वो लोग हो गया जाम। अब वो इतना अच्छे से जाम हो गया कि ना पानी इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा, पानी के गति को उसने रोक दिया। तो ये जो लॉग है, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लॉग का जाम हो जाना ही लॉग जाम होता है। ज़िंदगी में भी अगर सिचुएशन कहीं पे फंस जाए तो आप उसको लॉग जाम बोल सकते हैं, ठीक है। डेड लॉक, इम्पास, स्टेलमेट, ग्रिड लॉक, स्टैंड स्टिल, ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं लॉग जाम के लिए, गतिरोध के लिए। जैसे अभी चाइना LAC के ऊपर इंडिया और चाइना का लॉग जाम चल रहा है। इंडिया जो है अपनी बात नहीं मनवा पा रहा, चाइना जो है अपने हिसाब से काम नहीं करवा पा रहा। तो गतिरोध है दोनों पार्टीज़ के बीच में। वर्ड्स को हवा बना के दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। जितना हो सके ब्रेक करो और अपनी डेली रूटीन से, लाइफ से रिलेट करो, दिमाग में बैठेंगे। कह रहे द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड अ डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। कह रहे हैं हमारी सरकार जो है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अवॉइड करने का मतलब किसी चीज़ से बचना, इवेड करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना, बचने की कोशिश करना। तो सरकार को बचना नहीं चाहिए एक डिबेट से, एक बहस से। डिबेट मतलब बहस। ऐसे इश्यूज़ पे, ऐसे मामलों पे जो है गवर्नेंस के, सरकार को चलाने के काम के या प्रशासन के। तो सरकार के, प्रशासन के रवैये पे अगर कोई सवाल आता है तो उस सवाल पे डिबेट करने से सरकार को बचने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट अवॉइड इसकी वर्ब है। अवॉइड एक ऐसी वर्ब है इंग्लिश में, स्पेशल वर्ब, जो अपने बाद में नाउन लेगी और या फिर वर्ब लेगी तो ING फॉर्म में, ठीक है। अवॉइड के बाद में या तो नाउन आएगा, जैसे डिबेट आ गया, या नाउन अ लगा हुआ, आगे आर्टिकल भी है ना, नाउन है ये। अगर यहाँ पे कोई वर्ब होती ना तो आप उसको वर्ब की ING फॉर्म में लगाते। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, अवॉइड का तो मैंने आपको बता दिया। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो अपने बाद में सिर्फ नाउन या फिर वर्ब की ING फॉर्म लेती हैं? थोड़ा दिमाग चलाओ, जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। ये कॉन्सेप्ट्स बार बार आपको हर वीक मिलते हैं एडिटोरियल क्लासेस में, तो क्लास में रेगुलर रहो, है ना। डालना कॉमेंट्स में जितने लोगों को जितनी वर्ब्स याद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैब करवा देता हूं आपको मैं, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें।
बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस क्लरिकल और पीओ प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, स्टेलमेट से हमें शुरू करना है और वर्ड्स अपने पास 2 और 3 5, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ और एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारे बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो इसलिए वीक में एक बार मुझे बता देना पड़ता है। अगर क्लासेस अभी ज्वाइन कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं, है ना, बड़ा मुश्किल है पढ़ना मेरे लिए, और ये सब रीडिंग मेरे काम कैसे आएगी एग्जाम में, तो इसका एक सिंपल सा काम करना है आपको। चैनल के होम पेज पे एक वीडियो हमने बना के रखी हुई है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 6 महीने में इंग्लिश को कैसे तैयार करें। 20 मिनट की वीडियो है, 100% क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एक बार जाके इस वीडियो को चला लें, ठीक है। फिर आपको ये पता लग जाएगा रीडिंग कैसे करना और कैसे उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। स्टेलमेट और लॉकजाम एक ही बात है। ऊपर वर्ड देखा था ना आपने, लॉकजाम, स्टेलमेट, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, लॉकजाम, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये वर्ड ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टेलमेट और लॉकजाम ऑन द बॉर्डर इशू। इंडिया और चाइना कोशिश कर रहे हैं गतिरोध को ब्रेक करने की लॉकजाम को या स्टेलमेट को बॉर्डर के सवाल पे, बॉर्डर के इशू पे। तो ये वर्ड आपने देख लिया आज। अगला वर्ड है कैटेगोरिकल। ब्रेक करके बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। कैटेगरी क्या होती है? क्या होती है कैटेगरी? कैटेगरी समझते हो ना आप भाई, ये इस कैटेगरी का आदमी है, ये उस कैटेगरी का आदमी है। जब भी आप कैटेगरी में किसी चीज़ को बांटते हो ना तो बड़े क्लियर हो जाते हो आप। ये मेरे दोस्तों की कैटेगरी का, ये मेरे दुश्मनों की कैटेगरी का, या ये इस कैटेगरी का, ये उस कैटेगरी का, ये अच्छा ये बुरा। कैटेगोरिकल हर वो चीज़ है जो क्लियर कट है, जो कैटेगरीज में बटी हुई है, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं, वो होता है कैटेगोरिकल। और ये वर्ड बना है कैटेगरी से, क्योंकि कैटेगरी वर्ड ही अपने आप में किंतु परंतु को ख़त्म करने वाला है ना। द पीपल, एक सेकेंड रुकना यार, ये क्या मैं जूम इन करता हूँ ना तो चक्कर पड़ता है इसमें। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। देश के लोगों ने अपना साफ साफ सपोर्ट दिखाया है चुनी हुई सरकार के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए। एब्सोल्यूट, अनइक्विवोकल, अनएम्बिग्यूअस, अनक्वालिफाइड, ये वर्ड्स बहुत बार देखते हो आप। इक्विवोकल मतलब जो दोनों तरफ की बात करता हो, बीच की बात करता हो, साफ साफ बात ना करता हो। अनइक्विवोकल मतलब जो साफ बात करता हो, है ना। तो कैटेगोरिकल का सिनोनिम हो गया। आज कैटेगोरिकल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डायस्पोरा, बहुत बार आ गए वर्ड, बार बार रिपीट इसीलिए करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जितना दिमाग में बिठाओ बैठ सके, है ना। डायस्पोरा होता है प्रवासी ग्रुप का समूह। जैसे इंडिया से 5000 लोग अगर यूएस में रहते हैं तो वो कहलाएंगे इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका। बांग्लादेश से 50,000 लोग अमेरिका में रहते हैं तो वो कहलाएंगे बांग्लादेशी डायस्पोरा इन अमेरिका। 2000 अफ्रीकी भारत में रहते हैं तो वो होगी अफ्रीकन डायस्पोरा इन इंडिया। तो किसी भी देश का प्रवासी समूह जो किसी दूसरे देश में रहता है, कलेक्टिवली वो कहलाता है डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम पीएम मोदी। भारत के प्रवासी ग्रुप जो थे टेक्सास नाम के शहर में, अमेरिका के स्टेट में, वो सड़कों पे इकट्ठे हो गए पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए। चलिए, डायस्पोरा को इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, इन वर्ड से भी बताया जाता है। अगला वर्ड अपना क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है चीख पुकार किसी चीज़ के लिए, है ना, शोर शराबा, लाउड क्राई को बोलते हैं क्लैमर। क्लैमर को कमोशन और रकस भी बोलते हैं। कभी कभी आपने क्लैमर देखी होगी रैलियों में लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, पार्लियामेंट में तो देखते ही अपने, है ना। तो ये सब जो ज़ोर ज़ोर की चीख पुकार होती है एक दूसरे के लिए, गालियाँ बक रहे होते हैं लोग, एक दूसरे के लिए कुछ कह रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो कहलाती है क्लैमर। द क्लैमर फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज़ गेटिंग लाउडर आफ्टर द स्कैम। मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, त्याग पत्र की जो क्लैमर है, जो लाउड क्राई है, जो चीख पुकार है उसके रेजिग्नेशन के लिए, वो तेज़ होती जा रही है इस स्कैम के बाद, है ना। और लोग जो हैं क्लैमर कर रहे हैं कि इसको, मिनिस्टर को हटाओ इसकी कुर्सी से। चलिए लास्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्यूनिटी बना है जो है पनिशमेंट से। प्यूनिटिव एक्शन आपने सुना होगा, पनिशमेंट वाला एक्शन, है ना, फाइन लगाना, किसी को दंड देना। इम्प्यूनिटिव का मतलब है ऐसी फ्रीडम जिसमें आप गलत काम कर सको बिना किसी पनिशमेंट के। समझ पा रहे हो आप? जैसे एक पुलिस वाला है, सड़क पे वो अगर किसी चलते हुए आदमी को बिना बात बोल रहा हूँ मैं, बिना झगड़े के किसी तरीके से अटैक कर दे फिजिकली, तो उसको एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है जनरल सी कि उस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि पुलिस पे हाथ उठाना
समझ गए ना, कानून पे हाथ उठाना है, तो उसको अपनी वर्दी की इम्प्यूनिटी मिली हुई है। हालांकि उसकी वर्दी उतरेगी बाद में, कोई अच्छा आदमी होगा तो उसको सिखा भी देगा, है ना, तो वो अलग चीज़ है, दैट इज़ ए डिफरेंट पॉइंट। बट जनरली पुलिस वालों को इम्प्यूनिटी होती है किसी को भी अटैक करने की, इसलिए वो कर भी देते हैं क्योंकि उनको पता है वर्दी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये होती है उनकी फ्रीडम या एग्जेम्पशन फ्रॉम ए पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग अ क्राइम, क्राइम करने से पहले इनको फ्रीडम मिली हुई है। ऐसे ही इम्प्यूनिटी मिली होती है गुंडों को, सरकार से वो हाथ मिला के अपने इम्प्यूनिटी के साथ में काम करते हैं। क्रिमिनल गैंग्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल गैंग्स पुलिस को ब्राइब करते हैं ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिले लॉ से उनको फ्रीडम मिल जाए। समझ गए, वर्ड याद रहेगा हमेशा। चलो यही तरीका है वोकैब को याद करने का। अब जल्दी से अपनी एक समरी ले लो इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। बजट सेशन चल रहा है, सेकंड लेग है उसका पार्लियामेंट में, और इसमें हो गया है जी लोग जाम। ना बीजेपी कांग्रेस की सुन रही है, ना कांग्रेस बीजेपी की सुन रही है, और हो अल्लाह हो रहा है, पार्लियामेंट आगे नहीं बढ़ पा रही। अब इसका रीज़न क्या है? दोनों के अपने अपने रीजन्स हैं हो अल्लाह करने के। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के लिए माफ़ी मांगे। राहुल गांधी जो भी लंदन में गए थे, शायद ऑक्सफोर्ड में गए थे, कहाँ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कह दिया होगा उल्टा सीधा डेमोक्रेसी के लिए, मोदी जी के लिए। तो बीजेपी बोल रही है कि ये माफ़ी मांगे, और कांग्रेस क्या बोल रही है, बोले हम तो ठीक है जब मांगनी होगी मांग लेंगे, पहले आप माफ़ी मांगो अडानी के लिए, आप जो अडानी को सपोर्ट करते हैं, और आपके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब ये मामला इतना बढ़ गया कि बजट सेशन आगे बढ़ नहीं रहा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि बीजेपी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अडानी का है उस पर एक डिबेट को अवॉइड कर रही है, डिबेट नहीं करना चाह रही है, एंड इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। आज की टोन है सजेस्टिंग, कांग्रेस से ये सजेशन है कि अपनी बात को सही तरीके से रखें, और बीजेपी से ये सजेशन है कि जो डिबेट ज़रूरी है डेमोक्रेसी में उसको होने दें। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी द सेकंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ इन अ डेडलॉक। कह रहे दूसरा पहर जो है, दूसरा चरण जो है, सेकंड लेग समझ गए ना, अगला चरण, नेक्स्ट जो है फेज़ बजट सेशन का हमारी पार्लियामेंट में, वो एक डेडलॉक से घिरा है, एक गतिरोध में फंसा हुआ है। डेडलॉक, लोग जाम, ये सारे एक ही वर्ड हैं, सारे एक ही वर्ड्स हैं, इस मतलब एक दूसरे जैसी बात करते हैं। चलिए लेग आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। आगे बढ़ो। कह रहे द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी wants कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू अपोलोजाइज फॉर रिमार्क्स दैट ही मेड इन लंडन रिसेंटली अबाउट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया। कह रहे जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, जो अभी सत्तारूढ़ है, जो कुर्सी पे बैठी है, कह रहा वो चाहती ये है कि कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे। और किसके लिए माफ़ी मांगे भाई? उन रिमार्क्स के लिए, उन कथनों के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए जिसको दैट उन्होंने मेक किया था लंदन में रिसेंटली। और किस बारे में थे रिमार्क्स? ये रिमार्क्स थे डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग के बारे में इंडिया के अंदर। अब ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड, गणतंत्र से रिलेटेड। बैक स्लाइड करना मतलब फिसल करके पीछे आ जाना, प्रोग्रेस का उल्टा करना। तो राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस नहीं कर रही है बल्कि पिछड़ती जा रही है, बैक स्लाइड कर रही है। और बीजेपी कहती है कि इन रिमार्क्स पे राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये तो था बीजेपी का रीज़न, इतना आपको समझा दिया गया। अब बता रहा है सेमी कोलम लगा के कांग्रेस का रीज़न। कह रहे द कांग्रेस इज इंसिस्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और जेपीसी टू प्रोब एलिगेशंस ऑफ ड्यूबियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। और कह रहे जी कांग्रेस इस बात पे इंसिस्ट ऑन कर रही है, इस बात पे जोर दे रही है, अड़ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन करवाया जाए, फ्रेम करवाया जाए, बनाया जाए। और किसको? एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आदमी होंगे। और क्यों? ताकि प्रोब करें, जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें उन सभी आरोपों को, एलिगेशंस को जो हैं बहुत ही डाउटफुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के, पैसे के लेन देन के, और डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के, ऐसे व्यापार करने के तरीकों के जो डिसऑनेस्ट हैं, बेईमानी भरे हैं। और ये एलिगेशंस किस पे लगी हैं भाई? किसके अगेंस्ट लगी हैं? अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अगेंस्ट लगी हैं। आगे बात समझ में, लंबा सेंटेंस है लेकिन पीस बाय पीस ब्रेक कर दिया। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट लगा हुआ है सेमी कॉलम से पहले, जिसमें बताया गया बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे जो वो लंदन में बोल के आए हैं भारत में डेमोक्रेसी के लिए। और दूसरा पार्ट ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि आप तो है ना जेपीसी बिठा के पहले अडानी की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, दुनिया भर में थू थू हो रही है अडानी की वजह से। जो एलिगेशन इस आदमी पर लगी हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बड़ी उल्टी सीधी करता है और डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। चलो अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर वोकैब पे देखना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वर्ब है वांट्स, ही की वर्ब है मेड, ही आया मिस्टर गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस की वर्ब है इज इंसिस्टिंग,
पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे हमेशा द लगता है, तो अगेन दोनों केसेस में लगा हुआ है द कांग्रेस, द बीजेपी, द आम आदमी पार्टी, या द कोई भी है ना, द डीएमके। चलो अब देखो एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, किसी पे ब्लेम, एक्यूजेशंस। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, सस्पिशियस। अडानी पे ऐसा ही लगा ना कि आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करते हो, अपने शेयर खुद ही खरीद लेते हो दुबई से, है ना, फिर अपने शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, फिर बेच देते हो। तो ये डूबियस ट्रांजैक्शन का आरोप अडानी पे लगा हुआ है, गौतम अडानी पे। बैक स्लाइड करना आपको बता दिया, किसी चीज़ का स्लाइड करके, फिसल करके वापस बैक आ जाना, प्रोग्रेस की जगह उल्टा होना ना, उल्टा समझ गए ना, खराब होना चीज़ों का। अब एक वर्ड देखना है अपोलोजाइज। बहुत लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं तो आज से बंद कर दो। अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना, लेकिन माफ़ी देने के लिए अपोलोजाइज यूज़ नहीं होता। समझ रहे हो बात? अगर किसी को माफ़ी दे रहे हो तो आप उसको फॉरगिव कर रहे हो या आप उसको पार्डन कर रहे हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ अपोलोजाइज मी, है ना, तो प्लीज़ अपोलोजाइज मी गलत है। इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे माफ़ी दे दो। अगर आप किसी को ये कह रहे हो ना मुझसे माफ़ी मांगो, तो आप बोलेंगे प्लीज़ अपोलोजाइज टू मी, प्लीज़ अपोलोजाइज टू मी, मुझसे माफ़ी मांगो, या आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पार्डन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, पार्डन मी या फॉरगिव मी, मतलब जिस भी आदमी को पार्डन करना है बिना प्रेपोजिशन के उसको लिख देना है। अब देखो इन्हीं से एक वन वर्ड बनता है पार्डन से, एक जनरल या मास पार्डन। जैसे सरकार बोल दे सभी टैक्स चोरों को माफ़ी है, अपना 10% चोरी का पैसा सरकार को जमा कराएं और आगे से टैक्स की चोरी ना करें। तो ये जो माफ़ी सरकार देगी, जनरल पार्डन देगी, मास पार्डन देगी हज़ारों लाखों लोगों को, इसको क्या बोलेंगे? लिख देता हूँ, शायद कम ही लोगों को आता होगा, एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी। इसी पे एक संस्था चलती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको छुड़वाने का काम करती है। चलिए एमनेस्टी वर्ड को याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे जी अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट मिस्टर गांधी had categorically stated that the challenges to Indian democracy had to be sorted out domestically and ruled out any role for foreign forces। कह रहे जी जो एविडेंस अवेलेबल है, जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि मिस्टर गांधी जो थे उन्होंने साफ तौर पे कैटेगोरिकली अनइक्विवोकली ऐसा कहा था। स्टेट करना मतलब स्टेटमेंट देना। और क्या स्टेटमेंट दी थी भाई गांधी जी ने? वो स्टेटमेंट ये थी कि जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं भारत की अर्थव्यवस्था के, डेमोक्रेसी के सामने, उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, उनको सोल्यूशन किया जाना चाहिए, रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और कैसे? घर में ही, डोमेस्टिकली। तो ये कहना था राहुल गांधी का, हमारे चैलेंजेस हम खुद निपटेंगे हमारे घर में, बाहर से नहीं हो गए। और कह रहे इन्हीं गांधी जी ने रूल आउट भी कर दिया था, खारिज भी कर दिया था। रूल आउट करना, खारिज करना किसी भी भूमिका को फॉरेन फोर्सेस की, विदेशी ताकतों के। तो बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी जो है दुनिया भर को इन्वॉल्व कर रहे हैं भारत की पॉलिटिक्स में, लेकिन राहुल गांधी का जो स्पीच है अगर आप उसको सुनेंगे तो सुनते ही आपको ये एविडेंस मिल जाएगी, वो बार बार यही कह रहे थे जो करना है वो हम ही करेंगे, हमें किसी से मदद की ज़रूरत नहीं है। चलो एविडेंस की वर्ब है सजेस्ट, गांधी की वर्ब है हैड स्टेटेड, चैलेंजेस की वर्ब है हैड टू बी सॉर्टेड आउट। सॉर्ट आउट करना, रिजोल्व करना, आयरन आउट करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, सोल्यूशन लाना, एड्रेस करना, किसी चीज़ का समाधान करना। रूल आउट भी गांधी जी की वर्ब है, चैलेंजेस की वर्ब है। चैलेंजेस हैड टू बी सॉर्टेड आउट एंड चैलेंजेस हैड टू बी रूल्ड आउट। एक्चुअल में ये पैसिव है, इन्फिनिटिव बना हुआ है, इसको वर्ब ना बनाए, ये इन्फिनिटिव ही है। रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना, रिजेक्ट करना। चलो और आगे बढ़े। अब ये कैटेगोरिकल वर्ड आपसे फिर से आ गए यहाँ पे ना, दिमाग में बैठा लेना, जो कैटेगरी जिसकी साफ साफ हो, एकदम क्लियर चीज़ कहलाती है कैटेगोरिकल। कह रहे जी विद द इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंडिंग द रिपल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया आर इनएविटेबल बियॉन्ड द कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्रीज। कह रहे जी इंडियन डायस्पोरा के एक्सपेंड करने के साथ ही, डायस्पोरा समझ गए, भारत के प्रवासी ग्रुप जो यहाँ से चले गए, वीज़ा कहीं और का ले लिया, एनआरआई बन गए, है ना। कह रहे जी भारत के बाहर जाने वाले लोगों के एक्सपेंड करने के साथ ही, इस डायस्पोरा के प्रवासी के ग्रुप के बड़े होने के साथ ही, जो रिपल इफेक्ट है, जो दूर दराज के परिणाम हैं, जो आगे से आगे के नतीजे हैं, और किस में? पॉलिटिक्स में। और कहाँ पे? इंडिया में। कह रहे जी ये जो आगे से आगे के जो परिणाम हैं, इफेक्ट हैं, वो इनएविटेबल हैं, उनसे नहीं बचा जा सकता, वो जाएंगे ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? बियॉन्ड द कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्रीज, कंट्री की जोग्राफी की सीमाओं के पार, कंट्री के भूगोल के पार। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, अपनी डायस्पोरा इतनी बड़ी है, इंडियंस इतने दुनिया भर में है, शायद 2-2.5 करोड़ इंडियंस हैं, तो 2-2.5 करोड़ इंडियंस आ चुके हैं दुनिया भर में। तो इंडिया का कोई मामला होगा तो अपने आप ही वो दुनिया भर से
उस पर सजेशंस आएंगे, उस मामले को दुनिया भर में कवरेज मिलेगी, है ना। तो इसमें राहुल गांधी का कोई ज़्यादा वो नहीं है कहना कि आप वहाँ जाके ऑक्सफोर्ड में क्यों बोल के आए। ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड में इंडियंस रहते हैं और वो इस चीज़ को रोज़ डिस्कस किया करते हैं। समझ गए सेंटेंस। रिपल इफेक्ट आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। रिपल इफेक्ट के लिए एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ गई, रुको फिर से बनानी पड़ेगी। रिपल इफेक्ट्स, ठीक है, ये होते हैं रिपल इफेक्ट्स। तो इसी ये है इंडिया, मामला कुछ हुआ यहाँ पे, लेकिन पानी में जब बूंद पड़ती है तो उसकी बूंद की लहर रिपल्स जो है बहुत दूर तक जाती हैं। तो यहाँ के मामले यहाँ भी डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ भी डिस्कस हो रहे हैं, है ना। तो ये पानी में रिपल्स हैं, वही रिपल इफेक्ट्स जो हैं कहलाते हैं। समझ गए ना, इस वर्ड को ऐसे आप पकड़ पाएंगे। चलो और कुछ देखने वाला है इसमें। डायस्पोरा आप देख चुके हैं। इनएविटेबल, जिसको बचा ना जा सके, जो अनअवॉइडेबल हो। कह रहे जी, इनफैक्ट द बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग बिलीव्ड इन कल्चरल नेशनलिज्म विच इज़ नॉट कंटेन्ड विद इन द जोग्राफी ऑफ इंडिया। कह रहे सच बात तो ये है, बीजेपी जो है वो खुद ही बहुत लंबे से बिलीव करती आ रही है सांस्कृतिक नेशनलिज्म में। हमारा जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, जहाँ जहाँ इंडिया का कल्चर है वहाँ वहाँ नेशनलिज्म होना चाहिए। बीजेपी खुद मानती आ रही है इस चीज़ को। और कह रहा है ये कल्चरल नेशनलिज्म, संस्कृति से जुड़ा हुआ जो राष्ट्रवाद है, ये कंटेंड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है भारत की ज्योग्राफी में, भारत की सीमाओं में। तो बीजेपी खुद कहती है कि भारत की सीमाओं से पार भारत में नेशनलिज्म होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये बीजेपी की वर्ब है हैज़ बिलीव्ड। एक सेकंड रुकना ना, बीजेपी की वर्ब है हैज़ बिलीव्ड। फॉर लॉन्ग यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। विच की वर्ब है इज नॉट कंटेंट। विच का मतलब है नेशनल, कल्चरल नेशनलिज्म, कंटेन करना, किसी चीज़ को लिमिट करना। तो विच इज़ नॉट कंटेंट मतलब विच इज़ नॉट लिमिटेड, है ना। विच इज़ नॉट कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। कह रहे मिस्टर मोदी हैज़ डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स बिफोर ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे मोदी साहब तो खुद ही डिस्कस कर चुके हैं भारत की नेशनल पॉलिटिक्स को, भारत की राष्ट्रीय राजनीति को दुनिया भर के ऑडियंसेस के सामने, दुनिया भर के लोगों के सामने। मोदी जी की वर्ब है हैज़ डिस्कस्ड। और क्या कह रहे जी, अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। कह रहे एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसी गणतंत्र इंडिया जैसा जो अलाउ ही ना करे किसी आलोचना को, डेमोक्रेसी को, जिसमें शामिल है डेमोक्रेसी के खुद की आलोचना। कह रहा है ऐसी डेमोक्रेसी जो है ना वो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है। नाम के हिसाब से अगर चलें, टर्म्स के हिसाब से चलें। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ पे बहस हो सके, क्रिटिसिज्म हो सके, चाहे वो डेमोक्रेसी भी करनी हो तो भी हो सके। अगर ये नहीं हो पा रही है तो फिर डेमोक्रेसी अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं बोल पाएगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। समझ में आ गई बात। चलिए, डेमोक्रेसी की वर्ब है इज, दैट की वर्ब डज नॉट अलाउ। दैट आया डेमोक्रेसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, किसी की आलोचना। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, पैराडॉक्स, डिनाइल, रिबटल, है ना। चलो, कह रहे मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक इन पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेन हिज रिमार्क्स, सेमीकोलम। मीनवाइल अ बीजेपी मेंबर हैज़ इनिशिएटेड ए प्रोसेस टू टर्मिनेट मिस्टर गांधीज लोकसभा मेंबरशिप। कह रहे गांधी साहब अभी तक एबल नहीं हुए हैं, अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए, खड़े होने का और बोलने का उनको मौका नहीं मिला है। शोर मचा होगा तो इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। कह रहा है और इसी बीच हुआ क्या, कह रहा है मीनवाइल इसी बीच बीजेपी का एक मेंबर जो है उसने शुरू कर दिया है एक प्रोसेस को, जो है मिस्टर गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को टर्मिनेट करने की। तो कह रहा है अभी तक ये हो रहा है पार्लियामेंट में। गांधी की वर्ब है हैज़ नॉट बीन एबल, मेंबर की वर्ब है हैज़ इनिशिएटेड। इनिशिएट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, टर्मिनेट करना मतलब ख़त्म कर देना। तो वो चाह रहा है कि गांधी जी की लोकसभा की मेंबरशिप चली जाए उनके हाथ से, इस रिमार्क्स के लिए जो वो लंदन में दे के आए हैं। कह रहा है मिस्टर गांधी, ये हो गया। कह रहा है इट इज़ एन इल एडवाइज्ड मूव एंड इफ कैरिड आउट विल फर्दर एम्पलीफाई द फियर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इंडिया। कह रहे ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये एक इल एडवाइज्ड मूव है। ये एक ऐसी हरकत है जिसकी एडवाइस आपको कोई ना देगा, क्योंकि वो हरकत ही इल एडवाइज्ड है, बेवकूफ़ी भरी है। गुड एडवाइस्ड, वेल एडवाइस्ड मतलब सावधानी भरी या अच्छी चीज़ है ना, समझ गए ना, समझदारी भरी। इल एडवाइस मतलब बेवकूफ़ी भरी। कह रहे ये मूव ही अपने आप में बड़ा बेवकूफ़ाना है, क्योंकि अगर ये कैरी आउट कर दिया गया, अगर राहुल गांधी जी की क्या कहते हैं टर्मिनेट कर दी गई लोकसभा की मेंबरशिप, तो ये चीज़ एम्पलीफाई कर देगी फर्दर, ये चीज़ बढ़ा देगी, एम्पलीफाई कर देगी और आगे, एम्पलीफाई करना बढ़ाना, उन डरों को जो है गणतंत्र में डेफिसिट के भारत में। डेमोक्रेटिक डेफिसिट का मतलब होता है
डेमोक्रेसी के अंदर कमियां आ जाएं, डेमोक्रेसी ठीक तरीके से फंक्शन ना कर पाए, तो डेमोक्रेसी के डेफिसिट के अंदर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे फियर्स आने लगेंगे। चलिए, गांधी की वर्ब है हैज़ नॉट बीन एबल, मेंबर की वर्ब है हैज़ इनिशिएटेड, इट की वर्ब है इज़ एडवाइज्ड और दूसरी वर्ब है विल एम्पलीफाई। इट इज़ अ मूव एंड इट विल एम्पलीफाई द फियर्स। चलिए, डेफिसिट मतलब कमी, किसी चीज़ की इनसफिशिएंसी है, शॉर्टेज। कैरी आउट समझते हैं ना, अंजाम देना, किसी काम को पूरा कर देना, कैरी आउट करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी इन देयर क्लैमर, अब ये तो होगी राहुल गांधी की बात, जो बीजेपी चाह रही थी कि राहुल गांधी से ये बुलवाएं, ये करवाएं, माफ़ी मंगवाएं। कह रहे इसलिए माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए बता दिया आपको। अब बात करेगा कांग्रेस की, कांग्रेस क्या चाहती है। कह रहे इन देयर क्लैमर फॉर एन अपॉलजी बाय मिस्टर गांधी, बीजेपी मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इवेडिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट पैट्रनेज ऑफ द अडानी ग्रुप। कह रहा है अपने क्लैमर में, अपने हू हल्ले में, अपने कमोशन में, रकस में जो है माफ़ी मंगवाने का राहुल गांधी से। कह रहा है इस पूरी चीज़ के चलते, इसके बीचों बीच बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो साथ ही साथ इवेड कर रहे हैं, बच रहे हैं उन सवालों से जो जुड़े हुए हैं सरकार की पैट्रोनेज को लेकर के, सरकार के छत्र छाया को लेकर के अडानी ग्रुप को। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी चीज़ का पैटर्न बन जाना, उसका पेरेंट बन के या गार्जियन बन के उसको बिहेव करना, उसको अपनी छाया में ले लेना, है ना। तो सरकार का भी पैट्रोनेज मिला हुआ है अडानी ग्रुप को, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं सरकार के कनेक्शन को लेकर के, उस सवालों को बीजेपी के मिनिस्टर्स इवेड कर रहे हैं। बीजेपी मिनिस्टर्स की वो है आर इवेडिंग, इवेड करना, बचना, अवॉइड करना, डॉज करना, किसी चीज़ को दूर रखना अपने से। क्लैमर मतलब हु अल्लाह, लाउड क्राई, कमोशन, रकस, बहुत सारा नॉइस। देखो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ के आए हैं, कर लेंगे उसको फटाफट, बाद में रह जाता है यार। अच्छा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से देख लो उसको। कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, पहले तो ये बताओ मुझे, छोड़ो इसको। डिस्कस के बाद में अबाउट लग जाता तो कौन सा तूफान आ जाता। मिस्टर मोदी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट नेशनल पॉलिटिक्स। अगर ऐसा मैं अबाउट लिख देता या ऑन लिख देता, मान लो डिस्कस्ड ऑन ऐसा लिख देता, तो क्या कुछ गलती हो जाती है क्या सेंटेंस में। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा। ये गलती करने वाली ये सारी वर्ब्स हैं, इन सारी वर्ब्स का जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके पहले कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं रखनी है। इनका ऑब्जेक्ट हमेशा विदाउट प्रेपोजिशन आता है। इंट्रोड्यूस, किसी को इंट्रोड्यूस करना, परिचित करना। इन्जॉय, किसी चीज़ का मज़ा लेना। सेटिस्फाई, किसी को संतुष्ट करना, कहीं पहुंचना, कहीं अवेट, किसी का इंतज़ार करना। रेज, किसी चीज़ को ऊपर लाना। इन्वेस्टिगेट, किसी चीज़ मामले में जांच करना। ये सारी वर्ब्स अपने बाद में अपने ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी। बात समझ रहे हो। अपना ऑब्जेक्ट जो लेंगे ना, ये जिसको सेटिस्फाई किया है, जिसकी जांच की है, जिसको कॉन्टैक्ट किया है, जिसके मज़े लिए हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हो, है ना, जिसकी मांग कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी। अगर वो ऑब्जेक्ट आएगा तो बिना प्रेपोजिशन आएगा। वी इंजॉयड ऑन द हॉलीडे, हमने हॉलीडे पे इंजॉय किया। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर के अंदर, मामले के अंदर। ये सारे सेंटेंस गलत हैं। देखो कैसे, लास्ट से शुरू करते हैं। द इंसिडेंट इन्फ्लुएंस्ड ऑन हिज थॉट्स, इंसिडेंट ने इन्फ्लुएंस कर दिया उसकी थॉट्स को, उसकी किसको, सोच को। इन्फ्लुएंस एक ऐसी वर्ब है, इसमें लिखी भी होगी, जो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती है। जिस भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे बिना प्रेपोजिशन के लिखेंगे, आप ऑन को निकाल देंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस नाउन अपने बाद में प्रेपोजिशन लेता है, ऑन वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। ये वर्ब है इन्फ्लुएंस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, नो प्रेपोजिशन। द प्रोफेसर एम्फसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, प्रोफेसर साहब ने जोर दिया लर्निंग और नॉलेज की इंपॉर्टेंस पे। किस चीज़ पे जोर दिया भाई, इस पूरी चीज़ पे। तो ये पूरी चीज़ इम्फेसाइज से बिना प्रेपोजिशन के जुड़ेगी, क्योंकि इम्फेसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ पा रहे हो ना, ऐसे बनाना है आपको। टू टैकल विद द प्रॉब्लम शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, प्रॉब्लम को टैकल विद करने के लिए, प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसने मेरी मदद मांगी। टैकल किसको करना है, प्रॉब्लम को। अगर प्रॉब्लम टैकल करोगे तो प्रॉब्लम इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और टैकल अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट बिना प्रेपोजिशन के लेता है। तो भैया विद निकाल दो टैकल के, टैकल के बाद। कहाँ गया टैकल, है ना, टैकल के बाद। दे हैव नेवर डिस्कस्ड अबाउट दिस इशू अगेन, उन्होंने इस इशू के बारे में फिर से बात नहीं की। डिस्कस और इशू आपस में जुड़े हुए हैं। डिस्कस करना है इशू को, इशू इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने पहले प्रेपोजिशन नहीं लेगा इन वर्ब्स के लिए, इन वर्ब्स के लिए, है ना, इन वर्ब्स के लिए। तो डिस्कस के बाद में ऑन को निकाल दिया। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, है ना, इसलिए डिस्कस के बाद में ऑन को नहीं लगाया गया। बाकी के सेंटेंस भी देख लो। आर यू स्टिल अवेटिंग फॉर द बस, अवेट का मतलब है इंतजार करना, इंतजार किया जा रहा है बस का। तो बस और इंतजार के बीच में फॉर नहीं आएगा, स्टिल वेटिंग फॉर लिखेंगे, अवेटिंग लिखेंगे। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले में, मामला और इन्वेस्टिगेशन जुड़े हुए हैं, तो इनटू को निकाल दो
ठीक है। और वैसे ही वी इंजॉयड ऑन द हॉलीडे, हमने हॉलीडे पे इंजॉय किया या हमने हॉलीडे को इंजॉय किया। अगर आपने हॉलीडे को इंजॉय किया है, हॉलीडे को आप इंजॉय वर्ब से जोड़ना चाह रहे हो, तब तो ऑन को निकाल दो। और अगर आप ये कह रहे हो हमने हॉलीडे के दौरान इंजॉय किया, हमने हॉलीडे के दौरान इंजॉय किया, उस केस में ये ऑन ठीक है, लेकिन फिर भी इंजॉय वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आप कह रहे हो जी दौरान हॉलीडे मैंने एंजॉय किया, ये ऑन का हॉलीडे से कोई कनेक्शन नहीं है, इंजॉय और हॉलीडे आपस में नहीं जुड़े हुए। हमने इंजॉय तो किसी और चीज़ को किया था, हमने खाने को एंजॉय किया हॉलीडे पे, हमने फूड को एंजॉय किया। तो अगर कोई चीज़ लिखी नहीं हुई है तो फिर आप इंजॉयड के बाद में लिख देंगे आवर सेल्व्स। ये एडवांस क्वेश्चन था इसलिए इसको लास्ट में करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब कोई प्रेपोजिशन, जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो इन वर्ब्स का, कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बना देना है, क्योंकि इन वर्ब्स ने कसम खाई हुई है अपना ऑब्जेक्ट लेने की। जो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बिना प्रीपोजिशन के ले लेंगी, नहीं मिलेगा तो फिर ये सब्जेक्ट को ही कान पकड़ के ले आएंगी, रिफ्लेक्सिव बना के अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका सुंदर सा, 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है, खुद से पढ़ोगे तो। बढ़े आगे, बाकी बेसिक्स में तो अच्छे से हो ही चुका है। चलो कह रहा है जी अब ये वाला हो गया, बीजेपी जो है वेट कर रही है सवालों को। कह रहा है द कांग्रेस हैज़ बीन सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द लिंक्स बिटवीन द पब्लिक सेक्टर LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द SBI द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अडानी ग्रुप। कह रहे कांग्रेस मांग रही है, सीख कर रही है सवाल जवाबों को, जो है आंसर्स को। सीख करना किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। और किन जवाबों को? ये जवाब हैं सरकार से उन रिश्तों को लेकर के, नातों को लेकर, लिंक्स को लेकर के जो हैं बिटवीन, एक तो LIC और स्टेट बैंक के, और किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ। आगे बात समझ में? लिंक्स बिटवीन LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अडानी ग्रुप, है ना, इनके क्या लिंक्स हैं। कांग्रेस की वो हैज़ बीन सीकिंग। कह रहे जी द BJP एंड द गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट स्पैन्स द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कह रहे BJP और जो सरकार है, दोनों ही लोग जो हैं, जो एक ही चीज़ है आजकल, कह रहे जी ये रहे हैं साइलेंट, बड़े ही शांत इस सीरियस इशू पे, गंभीर मुद्दे पे, जो है इनके प्रशासन को लेके, इनके सरकार चलाने के रवैये को लेके, गवर्नेंस को लेके। और ये वही रवैया है या वही इश्यूज़ हैं जो स्पैन करते हैं, जो फैले हुए हैं, और कहाँ से कहाँ तक ये स्पैन करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं सरकार को, पब्लिक को और प्राइवेट सेक्टर्स को। तो सरकार पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत प्रभावित किया है। प्राइवेट कंपनियों को आप जो है अपना पैटर्नीज देते हो, है ना, अपने हिसाब से उनको मैनेज करते हो। तो ये सारे सवाल जो है ना, इन पे सरकार अब साइलेंट रहना पसंद करती है। BJP और गवर्नमेंट दोनों की वर्ब है हैव बीन, दैट की वर्ब है स्पैन्स। BJP और गवर्नमेंट में यही फ़र्क है, BJP एक पार्टी है, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है मिनिस्टर्स का, है ना, एग्जीक्यूटिव्स का। स्पैन का मतलब होता है फैला हुआ होना। ये वर्ब भी है, एक नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में फैला हुआ होना, नाउन फॉर्म में फैलाव, टाइम का, किसी और चीज़ का, है ना, किसी भी चीज़ की रेंज देते हो, टाइम की रेंज देते हो, वो फैलाव भी स्पैन कहलाता है। तो ये एक ही वर्ड है, दोनों में सेम सा है। कह रहे जी आर्बिट्रेरीनेस इन डिसीजन मेकिंग फॉलोड बाय अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अमाउंट्स टू गवर्नेंस फेलियर इफ़ नॉट कोल्यूजन। कह रहे जी जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो मनमानी है, आर्बिट्रेरीनेस मतलब विम्स या एक्सेंट्रिसिटी, एडवांस वर्ड है मनमानी के। भाई मन में आ गया तो ऐसे कर दूंगा और नहीं आया तो ऐसे कर दूंगा। कह रहे ये जो है ना डिसीजन मेकिंग में BJP के, हमारी सरकार के, जो फॉलोड बाय है, जो जुगलबंदी में आती है, जो जिसके पीछे पीछे आता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का अभाव, गलत काम करने के बाद में जिम्मेदारी को ना लेना। और ये कह रहे दोनों चीज़ें जो है ना, आर्बिट्रेरीनेस और ये जो फॉलोड बाय लैक ऑफ अकाउंटिंग है, कह रहे ये दोनों चीज़ें अमाउंट टू करती हैं, बराबर हैं। अमाउंट टू करना मतलब बराबर होना, गवर्नेंस के फेलियर के, प्रशासन की नाकामयाबी के। कह रहे अगर ये कोल्यूजन को अमाउंट टू ना भी करें, अगर ये कोल्यूजन मतलब सांठगांठ, ये अगर ये सांठगांठ की तरफ इशारा ना भी करें। बात आ रही है समझ में? हम तो कह ही नहीं रहे सांठगांठ है अडानी और सरकार के बीच में, लेकिन सरकार का जो रवैया है ना मनमानी करने का और उसके बाद में अपनी गलती ना मानने का, तो इससे ये तो पता लग रहा है कि सरकार का प्रशासन करने का तरीका फेल्ड है, फेलियर है, अगर सरकार अडानी से ना भी मिली हो। आर्बिट्रेरीनेस की वर्ब है अमाउंट्स टू। अमाउंट्स टू का मतलब होता है इक्वल टू होना, किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के बराबर होना, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉलोड बाय प्रेपोजिशन लग गई है, इसलिए लैक जो है इस फॉलोड बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट इसको नहीं बनाया गया। देख पा रहे हो, आर्बिट्रेरीनेस के लिए वर्ब लगा दी है, लेकिन है ये दोनों चीज़ें ही जो कि इस सब्जेक्ट बन के बैठी हैं। टेक्निकली आर्बिट्रेरीनेस अकेला ही सब्जेक्ट है, मनमानी अकेला ही सब्जेक्ट है, क्योंकि जो लैक है ना वो
वो फॉलोड बाय प्रीपोजिशन से जुड़ गया, इसलिए इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा दी गई है। समझ गए? चलो, कोल्यूजन का मतलब होता है सांठगांठ, सीक्रेट कनेक्शन, है ना, दो लोगों के बीच में। इस कोल्यूजन वर्ड को जिसमें लगा हुआ है यू, इसको कोलिजन वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है जिसके बीच में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आई। कोलिजन का मतलब होता है जी आमने सामने की भिड़ंत, एन एक्सीडेंट, ठीक है, सामने से होता है जो, है ना। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, आज के क्विज में पूछे गए हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना, कोल्यूजन एंड कोलिजन। कह रहे द गवर्नमेंट, द राज्यसभा चेयरमैन एंड द लोकसभा स्पीकर शुड वर्क विद ऑपोजिशन फॉर ए डिस्कशन ऑन द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ अडानी कंट्रोवर्सी। अब लास्ट में सजेशन कह रहे जी सरकार को, राज्यसभा के चेयरमैन को और लोकसभा के स्पीकर को, दोनों सदनों को मिल करके वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए ऑपोजिशन के साथ, और ताकि एक डिस्कशन हो सके उन मुद्दों पे जो निकल करके आ रहे हैं, अराइज आउट ऑफ हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, अपीयर आउट ऑफ हो रहे हैं अडानी की कंट्रोवर्सी से, अडानी के ऊपर हुए विवाद से। तीनों मिल के बैठें, फिर ऑपोजिशन से बात करें कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तभी इस मुद्दे पे, कंट्रोवर्सी पे कुछ सॉल्यूशन निकल के आ सकेगा, नहीं तो कांग्रेस चिल्लाती रहेगी। गवर्नमेंट, चेयरमैन, स्पीकर, तीनों की वर्ब है जी शुड वर्क। डिस्कशन के बाद में ऑन लगा है, ये बिल्कुल सही है। डिस्कशन एक नाउन है, ऊपर जो आपको सिखाया था डिस्कस था, वो डिस्कस एक वर्ब है, वर्ब के बाद में नहीं आएगा, नाउन के बाद में आ जाएगा, इसलिए सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये ऑन बिल्कुल सही है। अराइज आउट ऑफ होना, इमर्ज आउट ऑफ होना, अपीयर होना, किसी चीज़ का उभर करके सामने आना। कह रहा है कमिंग क्लीन इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। कह रहे कम क्लीन होना, साफ सुथरा उभर करके आना। कह रहे अपनी सफाई देना जो है ना बड़ा ज़रूरी है मेंटेन करने में, बनाए रखने में, सरकार की भरोसेमंदी को, क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को, देश में रेगुलेट करने वाले वातावरण को, और प्राइवेट सेक्टर को, तीनों को बना के रखने के लिए ज़रूरी है। कमिंग क्लीन की वर्ब है इस। क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंदी, ट्रस्टवर्दीनेस, कितना आप पे कोई भरोसा करता है। कह रहा है देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स। कह रहे जी ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं, मिसालें रही हैं। प्रेसिडेंट मतलब पैराडाइम, एग्जाम्पल्स, मिसाल। कह रहे जी काफ़ी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, मिसालें रही हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने की फाइनेंशियल स्कैंडल्स के केस में। हर्षद मेहता के केस में भी बैठी थी, है ना, तो इस तरीके से पहले भी बैठी हैं, तो अडानी के केस में बैठ जाएगी तो कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। हमारा एडिटर इस चीज़ को समझ गया ना, हिंट करना चाह रहा है। प्रेसिडेंट्स की वर्ब है हैव बीन, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। अब देखो ये प्रेसिडेंट वर्ड है और फिर एक प्रेसिडेंस वर्ड है, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, दोनों अलग वर्ड्स हैं, दोनों अलग वर्ड्स हैं। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता या प्रधानता, प्रेफरेंस। जैसे आप कॉफ़ी को प्रेसिडेंस देते हो चाय की बजाय, आपको जब जब कॉफ़ी दिखेगी आप चाय को नहीं पियोगे, बात समझ पा रहे हो। जैसे आप मैथ्स को प्रेफरेंस देते हो इंग्लिश की बजाय पढ़ाई लिखाई में, तो वो प्रेसिडेंस है, प्राथमिकता है, वो अलग वर्ड है। और ये प्रेसिडेंट ये एक मिसाल है, पैरागॉन, पैराडाइम, एग्जाम्पलर, परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटमी, सब इसके सिनोनिम है मिसाल के। मैंने लिखे नहीं है पर आपको आते होंगे। चलो, कह रहा है द बीजेपी हैज़ द नंबर्स टू गेट अवे विद एनी डिसरिगार्ड फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। कह रहा है बट इट शुड ऑल्सो राइज अबव दैट टेम्पटेशन एंड इवॉल्व एज ए ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस। कह रहे बीजेपी के पास नंबर्स हैं, इनके पास आंकड़े हैं। इसका मतलब क्या है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, जो है राज्यसभा में। कह रहे इस नंबर्स हैं गेट अवे विद करने के, बच निकलने के। गेट अवे विद करना, बच निकलना, और किसके साथ, किसी भी डिसरिगार्ड के साथ, किसी भी अवमानना के साथ, जो है पार्लियामेंट्री नॉर्म की, संसद के कानूनों की। तो बीजेपी संसद का कोई भी कानून तोड़ के अपनी मेजॉरिटी होने की वजह से बच निकल सकती है। जब आदमी इसी के हैं, वोटिंग होगी तो फिर ये बच जाएगी बीजेपी, है ना। तो इस तरीके से इसके पास गेट अवे विद करने का हमेशा एक रास्ता रहता है। कह रहा है लेकिन फिर भी इसको राइज अबव करना होगा, बीजेपी को ऊपर उठना होगा इस टेम्पटेशन से, इस आकर्षण से कि मैं कुछ भी कर लूँ और बच जाऊँगी, है ना। और क्या करना होगा, और इसको इवॉल्व करना होगा, इसको अपने आप को विकसित करना होगा एक सच्ची पार्टी के तौर पर जो है गवर्नेंस की। आज नंबर्स हैं तो कल नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन सच्ची पार्टी गवर्नेंस की बन जाओगे तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को डिसरिगार्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी की वर्ब है हैज़ द नंबर्स का मीनिंग आप समझ गए हैं। गेट अवे विद करना मतलब गलत काम करके भी बच निकलना। इट की वर्ब है शुड राइज, इट आया ऑफकोर्स बीजेपी के लिए, और इट की दूसरी वर्ब है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। चलो, टेम्पटेशन आप जानते ही हैं, आकर्षण, एल्यूरमेंट, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट, है ना।
नया वर्ड है क्या आपके लिए? एक्साइटमेंट के लिए बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए जो आपको आकर्षण होता है ना, एंटाइसमेंट, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। कह रहा है जी पार्लियामेंट हैज़ अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड द बीजेपी शुड नॉट अवॉइड इट एंड बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। कह रहा है पार्लियामेंट की एक भूमिका है, एक रोल है प्ले करने का, निभाने का। प्ले या रोल का मतलब होता है रोल को निभाना, भूमिका को अदा करना। तो पार्लियामेंट की एक भूमिका है अदा करने वाली अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में, जिम्मेदारी को सही आदमी के ऊपर रखने में। और कह रहे बीजेपी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इस रोल को निभाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है उस मिनिस्टर को सबके सामने रखना चाहिए, और ना ही इसको बिट्रे करना चाहिए एक नए स्तर को, एक नए लेवल को एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी के। अब ये क्या होती है इम्प्यूनिटी? आप देख गए, किसी गलत काम को करने की आज़ादी। एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी कार्यपालिका के द्वारा मिली हुई आज़ादी। तो कोई भी गलत काम करने की जो आज़ादी है ना, उस आज़ादी को बिट्रे नहीं करना है। बिट्रे वर्ड के भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को धोखा देना, किसी को धोखा देना। दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को अनइंटेंशनली सबके सामने रख देना। तो ऐसा करके बीजेपी जो है ना, अनइंटेंशनली सबको यही बता रही है कि भैया पावर हमारे हाथ में है, एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी हमें मिली हुई है, इसको बिट्रे कर रही है। तो कह रहा है कि मत करो, ऐसा मत करो, अवॉइड मत करो इन चीज़ों को। समझ गए? लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा गहरा है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। बीजेपी की वर्ब है जी हैज़, पार्लियामेंट की वर्ब है हैज़, बीजेपी की वर्ब है शुड नॉट अवॉइड, एंड बीजेपी शुड नॉट बिट्रे। ना तो ये अवॉइड करे, ना ये गलती से दिखाए इस चीज़ को, है ना। इम्प्यूनिटी आप समझ गए हैं, वही गुंडे बदमाश जो रखते हैं अपने पास, है ना। चलो अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। आर्टिकल आपने पढ़ लिया है, इंटरेस्टिंग था इसलिए इस आर्टिकल को आज टेकअप किया, पॉलिटिकल होने के बावजूद। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से वो कौन सी चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, जिनको कंसीडर किया गया है मददगार यानी कि हेल्पफुल रूल करने वाली बीजेपी के लिए, ताकि वो बच निकले, इवेड कर सके पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के साथ में, इम्यूनिटी के साथ। ऐसी कौन सी चीज़ है चारों में से, ऐसी कौन सी पावर है बीजेपी के साथ कि वो संसद के कानूनों को बिना किसी सजा के इवेड करके बच निकलती है ना। ऐसा लगता है कि वो बच निकलने में बीजेपी को हेल्प करती है। मोदी की ग्लोबल अपील, गवर्नमेंट का जो छत्र छाया देना है, पेट्रोनेज करना है अडानी को, सरकार का क्रिटिसिज्म है राहुल गांधी के द्वारा, या पार्लियामेंट के अंदर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो इनको मिली हुई है, आंकड़ों में प्रधानता जो इनको मिली हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी नहीं कर पाए तो फिर आर्टिकल आपने ठीक से नहीं पढ़ा। फिर भी कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। ये वर्ड्स ही मुश्किल थे, न्यूमेरिकल है ना, और ये इवेड, इम्प्यूनिटी, बाकी तो। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो अपने आप से कर पाएगा ना मेरे बिना बताए, और जिसका सही निकलेगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करेगा, वो लड़का आरसी में उसका लेवल ठीक ठाक है, उस बच्चे का, बच्ची का, है ना, लड़के या लड़के का। क्वेश्चन ये है कि वो रीज़न जो आपसे पूछ रहा है, जो रकुस का है, ऑनगोइंग बजट सेशन में पार्लियामेंट के क्यों शोर मचा हुआ है ना, तमाशा क्यों हो रहा है पार्लियामेंट में। तो मैंने इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे आपको बताया, ऑपोजिशन की कॉल है अरेस्ट करें अडानी को, और बीजेपी की डिमांड है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक माफ़ी मांगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड्स का फेयर है ना, चेंज कर दिया मैंने वर्ड्स को। कोशिश करो कि सही चीज़ को आप पकड़ पाओ, बीजेपी क्या चाहती है और कांग्रेस क्या चाहती है, दोनों की डिमांड्स को आप लिखोगे तभी आप सही रीज़न को पकड़ पाओगे। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, अपना चूज़ करो, फिर मेरे वाले से मैच करना। थर्ड में पूछा है जी, मास पार्डन या मास अपोलजी को क्या बोलते हैं? अपोलजी नहीं, मास फॉरगिवनेस। ठीक है, मैंने भी वही गलती कर दी। बड़े लेवल पे हज़ारों लाखों लोगों को माफ़ी देते हैं, तो वो माफ़ी क्या कहलाती है? 1 वर्ड पूछा है आपसे। चौथे में पूछा है जी, इंस्टेंस, प्रेसिडेंसीज, एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट्स, कौन सा फिलर यहाँ पे डाल पाओगे आप? ध्यान कर लेना, सेवरल वर्ड लगा हुआ है, उसी के हिसाब से नाउन आएगा, सेवरल को सेटिस्फाई करने वाला। 5वें में कोलिजन और कोल्यूजन में से सही वर्ड को चूज़ करना है। 6वें और 7वें में 2 एरर्स हैं। एरर्स आपको इन पार्ट्स में मिल सकती है। एक तो फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये वाला। कोशिश करो ढूंढने की, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच कर लो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। ठीक है, कल संडे है और बताना कौन सी क्लास की जाए। ईडियम्स, फ्रेजेस करें, राइटिंग स्किल्स पे कुछ करें, या छोटा सा आरसी करना है, या कुछ और नया ग्रामर करना है, कमेंट्स में डालोगे। कल उसी क्लास को अपने संडे को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें, सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।